हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले बताइए निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस समय? अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर हो तो निफ्टी में तेजी करके पैसा बनेगा या मंदी करके? अब से 3.5 तक का व्यू हो तो ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो फिलहाल निफ्टी में एक रेंज ट्रेड देखने को मिल रहा है और ग्लोबल क्यूज हैं वो मेजर फैक्टर अभी प्ले कर रहे हैं। जिस तरह से यूएस मार्केट्स में भी आपने कहा कि एक मूवमेंट हम लोगों ने देखी, एक दिन अप एक दिन डाउन, तो कहीं ना कहीं ऑन द लोअर साइड निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट 8670 8680 का तो सपोर्ट एक लेवल है। जब तक वो होल्ड करता है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव अपसाइड देखने को देख सकते हैं। ऑन दी अपसाइड जो है वो 8760 से 8770, तो ये ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स के दायरे में ही फिलहाल निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्रूशियल सपोर्ट जो है वो 8670 का है फिलहाल। ओके, तो आप ये मोटा मोटा दायरा बता रहे हैं 8670 का, और ऊपर में 8770 के 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर निफ्टी समय बिताएगा। लेकिन आप देखिए अब फ्यूचर्स जो संकेत दे रहे थे आधा % मजबूती के साथ खुलेंगे। अब यूरोप के मार्केट्स खुल चुके हैं, 1/4% से ज़्यादा की बढ़त तीनों ही बाज़ारों में देखने को मिल रही है। कैक टैक फुर्ती में तो इस बाज़ार को अब क्लोजली ट्रैक करना होगा और देखना होगा खुलने के बाद ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स देखिए आज आपको दिखा रहा है कि 45 अंक ऊपर डाउ की शुरुआत होगी। इस समय के संकेत ये नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। हमने देखा कि कच्चा तेल में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली, जो रिपोर्ट्स आई IEA की, उसके चलते अब आप देखिए आज टायर सेक्टर काफ़ी हरकत में है। कोई स्टॉक जो आपको लगता हो अच्छा, जहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस अमर अब भी बनाकर पैसा बने? टायर सेक्टर में आपने सही कहा कि बेसिकली टायर स्टॉक्स की बात करें तो उसमें एक ड्रीम रैली देखने को मिली है। और ओवरऑल आज यदि सीएट की बात करें तो सीएट भी काफी ऊंचे स्तर पे ट्रेड कर रहा है, 1040-42 लेवल्स के पे ट्रेड कर रहा है। तो उसमें एक पुल बैक आती है टुवर्ड्स 1025-27 के लेवल पे, तो वहां बाइंग की जा सकती है। 1000 का स्टॉप लॉस रख के उसमें 1075 के टारगेट के लिए ट्रेडिंग की जा सकती है। ओके, तो सीएट होगा पसंदीदा शेयर, यहाँ पर तेजी करिए। और इस पूरे पैक में अब तक वैसे सीएट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है। एडीएजी पैक देखिए, यहाँ पर कमोवेश सभी शेयरों में कुछ ना कुछ खबर थी। लायंस कैपिटल में कि अपने कारोबार को अलग करके लिस्ट कराएंगे, लायंस कैपिटल के शेयरधारकों को शेयर मिलेगा। लायंस इंफ्रा के नंबर्स आए 2.5% मजबूत। लायंस कम्युनिकेशन के नतीजे आज आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ डील्स के अनाउंसमेंट होंगे। और एक और शेयर रिलायंस डिफेंस, वहाँ पर भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, इसी एक्सपेक्टेशन में कि जल्द ही सीडीआर से वो कंपनी बाहर होगी। इस पैक में आपको सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है जहां आप ट्रेड करना चाहें लॉन्ग साइड पर? यदि रिलायंस कैपिटल की बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी तेजी हम लोगों ने रिलायंस कैपिटल में देखी है। आज भी 4.5 से 5% की फिलहाल तेजी हम लोगों ने देखी है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें फिलहाल अपसाइड 575-580 लेवल्स का दिख रहा है। तो इसमें एक पुल बैक आता है टुवर्ड्स 550 के लेवल्स पे, तो उधर बाइंग की जा सकती है। 535 का एक इसमें स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग की जा सकती है। और ज्वेलरी सेक्टर आप देखिए, गीतांजलि जेम्स में तो खैर अब 20% का अपर सर्किट लग गया, अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए। तारा ज्वेल्स करीब 16-16.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। टीबीजी में 5-6% की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह हम देख रहे थे इवन पीसी ज्वेलर्स एफएनओ का काउंटर, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही थी, अब भी करीब 1.5% ऊपर है। ये बताइए इस पैक में कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? यदि टीबीजी की बात करें तो ओवरऑल टीबीजी में एक अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी है। पहले तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें एक रैली हम लोगों ने देखी है। तो इसे 67 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। अभी ये 68-50-69 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक करेक्शन आती है तो 67 के लेवल्स पे इसमें बाइंग की जा सकती है। 65 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 72 के टारगेट्स के लिए, और 72 इसका एक काफी मुख्य रेजिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो 74-75 लेवल्स तक अपसाइड देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, और PSU बैंक्स में कोई शेयर आपको अच्छा लगता है क्या? इवेंट जो है वो शुक्रवार को है, वित्त मंत्री जी और जो PSU बैंक्स के चीफ्स हैं उनकी एक बैठक होने वाली है। बाजार मानकर चल रहा है कुछ बैंक्स को अब सरकार दूसरे ट्रांच का रिकैपिटलाइजेशन वाला पैसा देगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ किस बैंक को कितना पैसा और कब मिलेगा, लेकिन नाम की लिस्ट फाइनलाइज हो सकती है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई PSU बैंक जो आपको अच्छा लगे?
पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक पे नजर रखी जा सकती है। कैनरा बैंक देखें तो मई में ये 175 के भाव पे था, अभी 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कैनरा बैंक, जैसा आपने कहा, पीएसयू बैंक्स के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव स्टेप्स ले रही हैं, जिस कारण से इनमें एक रैली हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। तो अभी कैनरा बैंक 308 309 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। 303 304 के लेवल पे यदि ये मिलता है तो इसमें अच्छी बाइंग हो सकती है। 295 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 319 320 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो कैनरा बैंक ये पसंद है हमारे एक्सपर्ट को, यहाँ पर आपकी नज़र लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने पर होनी चाहिए। अमर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की। जी हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का दरअसल एनसीडी इशू कल खुलने वाला है। बात करेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गगन बांगा से, जानेंगे कि किस तरह की योजनाएं, कितनी पैसे जुटा रहे हैं, किस तरह की डिमांड वो उम्मीद कर रहे हैं। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ आप देखिए दिन के निचले स्तरों से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। आज का दिन का जो हाई है निफ्टी का स्पॉट का वो 8737 है और इसके पास जाने की निफ्टी कोशिश करता हुआ यूरोप के बाजारों से स्टेबल संकेत मिले और इसीलिए बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता हुआ दिख रहा है सुबह से ही। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी बनी हुई थी और अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर कारोबार करता हुआ 1% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो मिड कैप्स ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस समय बनस्पत दिग्गजों के, लेकिन दिग्गजों में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग का एनसीडी इशू 15 सितंबर यानी कल से 23 सितंबर तक खुला रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गगन बांगा साहब। बांगा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले इस एनसीडी के बारे में हमें बताइए, कितना पैसा जुटाना चाहते हैं आप, क्या प्लान है पूरा? इशू का बेस साइज 3,500 करोड़ है और इशू में ग्रीन शू ऑप्शन भी है, वो भी 3,500 करोड़ की है। सो बेस साइज और ग्रीन शू मिला के तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए रेज मैक्सिमम किए जा सकते हैं। इसमें हमने 3 ऑप्शंस सिक्योर्ड एनसीडीज के लिए रखी हैं, 3, 5 और 10 साल के लिए। और इसमें लेंडर ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अनसिक्योर्ड ऑप्शन भी रखी है, जिससे कि उनकी इंटरेस्ट इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। 3, 5 और 10 साल में जो इंटरेस्ट रेट है वो QIB के लिए 3 साल में 8.55 है और रिटेल के लिए 8.7% है। 5 साल में QIB के लिए 0.9% है और रिटेल के लिए 8.9% है। और 10 ईयर के सिक्योर्ड लोन में रिटेल के लिए 8.85% है और QIB के लिए 8.85% है और रिटेल के लिए 9% है। जो 10 ईयर का अनसिक्योर्ड लोन, जो सब डेट लोन है, उसमें QIB के लिए 9% है और रिटेल के लिए 9.15% है। ये सारे लोन्स, ये सारे बॉन्ड्स AAA रेटेड हैं 2 रेटिंग एजेंसीज से। ये इशू 15 तारीख को खुलेगा और 23 तारीख को बंद होगा। अगर कंपनी को एप्लीकेशंस ज़्यादा मिल गई तो कंपनी के पास राइट है इस इशू को प्री क्लोज करने का भी। बिल्कुल, तो डिमांड अच्छी मिलेगी तो प्री क्लोज भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन सर ये बताइए, NBFC का जो फोकस है वो कर्ज की जो लागत है उसको कम करने पर है। इंडिया बुल्स के लिए ये कितना कम हुआ है और एनसीडी के बाद कितना और कम होता हुआ दिखेगा? पिछले 1 साल में तकरीबन हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 70 से 90 बेसिस पॉइंट्स के बीच में कम हुई है और ये रिटेल बॉन्ड का इशू और उसके अलावा जो हमने बॉन्ड इशुएंस की है उसके बाद तकरीबन 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स की और रिडक्शन होगी। स्पेसिफिकली कंपनी की जो टर्म लोन डिपेंडेंस है वो इस साल के आखिर तक 40% से नीचे हो जाएगी। जब हम बैंक टर्म लोन नहीं बोरो करते और किसी और सोर्स जैसे ये बॉन्ड्स हैं इससे बोरोइंग करते हैं तो तकरीबन हमारी सेविंग 80 से 100 बेसिस पॉइंट्स की होती है। तो ये सब मैथमेटिक्स करने के बाद हमारी उम्मीद है कि यहाँ से 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स की कॉस्ट ऑफ फंड रिडक्शन हम
और अचीव कर पाएंगे बिटवीन नाउ एंड 31 मार्च। सर, क्योंकि आप एनसीडीज के जरिए आप पैसे जुटा रहे हैं, अब तक हमने देखा था रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ी सी मंदी जैसा माहौल था। ये बताइए कि अब आपको आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है, डिमांड कैसी लग रही है? फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि और अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी रियल एस्टेट सेक्टर में? अगर आप कंपनी का फोकस एरिया देखेंगे, हमारा फोकस एरिया है 25 से 1 लाख रुपए तक का होम लोन करना, जो मास हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग कहलाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर जो लॉन्चेस हैं दे हैव गॉन अप अप्रॉक्सीमेटली 44%। अगर आप सेल्स देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 80 मिलियन स्क्वायर फुट की सेल हुई है, जो हाईएस्ट एवर सेल थी। सो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 14-15 और 15-16 में ये सेगमेंट तकरीबन 18 से 20% का बढ़ा है, और इसमें मॉर्गेज इंडस्ट्री भी 18% बढ़ी है। मेरी उम्मीद है कि जैसे लॉन्चेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और सरकार ने जो भी टैक्स सॉप्स बजट में दिए थे, उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपर्स का कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया था और बायर्स का सर्विस टैक्स हटा दिया था, और इनकम टैक्स में भी डिजिटल रिबेट दी थी जो लोग घर खरीद रहे हैं और होम लोन ले रहे हैं। इस सब के का रिज़ल्ट ये होगा कि 18% की जो मॉर्गेज ग्रोथ थी वो तकरीबन इस साल के लिए 20% होनी चाहिए, और उसके अंदर कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट कि हम 25 से 27% की अपनी बुक ग्रोथ काफ़ी कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी हम तकरीबन 30% ग्रो कर चुके हैं। So for the full year, I don't see a reason why around over 25% of growth will be comfortably achieved, जिसमें प्रॉफिट की ग्रोथ फिर 20 से 25% की होगी। अगर ये सब बॉन्ड की रिकैलिब्रेशन अच्छे से हो गई और हमारी लाइबिलिटी साइड के जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो गए, सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट जो हमारी प्रॉफिट गाइडेंस है 20 से 25% की, वी विल लैंड अप बीइंग ऑन द हायर साइड ऑफ दैट प्रॉफिट गाइडेंस। सर, हम देख रहे हैं मार्केट में एनसीडीज की एक तरह से होड़ लगी हुई है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने तो एक एनसीडी सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा एनसीडी लॉन्च कर दिया। अब तो कई कंपनियां एनसीडीज के जरिए पैसा जुटाने की बात कर रही हैं। ये बताइए, ये आपका एनसीडी सक्सेसफुल हो जाता है तो आप क्या विचार कर रहे हैं इसके बाद एक और फॉलोअप एनसीडी लाएं? सो पब्लिक रिटेल बॉन्ड इशू इस कैलेंडर ईयर में हम और नहीं लाएंगे। पब्लिक इशू ये हमारा मेडन पब्लिक इशू है, पहला पब्लिक इशू है। इसमें हम चाहेंगे कि हम और हमारे इन्वेस्टर्स हैव ए रीजनेबली गुड राइड, एंड इंटरेस्ट रेट शुड कम डाउन, एंड दे शुड नॉट ओनली enjoy एक अच्छा कूपन रेट, but they should hopefully also be able to benefit on capital gains if interest rates are to come down. So अभी हमारा पब्लिक रिटेल बॉन्ड में इस कैलेंडर ईयर में और कोई सप्लाई नहीं आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कॉन्स्टेंटली इंगेज रहते हैं, और जो भी हमारे को थोड़ी सी बोरोइंग करनी होगी वो हम प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करेंगे, जो मेरी उम्मीद है 3-1 हज़ार करोड़ की और हमें करनी होगी इसके बाद में। इसके बाद 3-1 हज़ार करोड़ रुपए की प्राइवेट प्लेसमेंट्स पर आप पैसा जुटाएंगे, लेकिन एनसीडी दूसरा नहीं लाएंगे। शुक्रिया बांगा साहब समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। अमर, ये जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। डीएचएफएल में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। डीएचएफएल ने तो दूसरा एनसीडी के जरिए पैसा जुटाया, 2 बार वो एनसीडी ला चुके हैं। अब आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का भी एनसीडी कल से खुलने वाला है। ये बताइए, इस पूरे पैक में आपको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है? यदि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल जिस तरह की रैली हम लोगों ने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में देखी है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हम लोगों ने कुछ दिनों में देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि फिलहाल हाउसिंग सेक्टर में स्टॉक्स में लेने से पहले यूएस की जो मीटिंग है फेडरल रिजर्व की 20-21 को, वो काफी अहम रहेगा, और वो एक दिशा और दशा जो है वो यूएस इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के लिए भी एक मैसेज रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो फाइनेंस कंपनीज हैं उन पे भी एक उसका इम्पैक्ट रहेगा, तो उसका इंतजार करना चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए आप कह रहे हैं स्पेस को। शुक्रिया अमर इस जानकारी के लिए। ठीक बात भी है, अगले हफ्ते 21 तारीख को इसी दिन आपको फैसला निकल कर आ जाएगा फेड क्या करता है, और उसके बाद ही आपको कोई व्यू नया बनाना चाहिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ITL का अपडेट।